स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बाजार के उतार चढ़ाव और तमाम ट्रिगर्स को समझते हुए आपको कैसे अपनी निवेश रणनीति अब बनानी चाहिए। आगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंदी की सुबुगाहट शुरू हो चुकी है, इसका असर भारतीय बाजार पर, आपके पोर्टफोलियो पर किस तरह से पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें अगर ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, किस तरह से रुपए की कमजोरी या मजबूती आपके निवेश प्लानिंग पर असर डालेगी। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के को फंड मैनेजर इक्विटी हेड ऑफ रिसर्च रौनक ओनकार। रौनक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और यहाँ पर हम बाजार की चाल पर चर्चा करेंगे और साथ ही पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या बदलाव बनाने चाहिए निवेशकों को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पहला सवाल साफ तौर से यही होगा कि जिस तरह से सेबी ने नोटिफिकेशन जारी किया तमाम एएमसीज को, जहां पर कहा गया है कि आप विदेशी निवेश को अब शुरू कर सकते हैं, उसके लिहाज से आपने अपने फंड में, अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल एक्सपोजर रखा जाता है, क्या ये वापस से इन्वेस्टमेंट शुरू की गई है या लिमिट पूरी होने के बाद आपको डोमेस्टिक बाजार में ही अब निवेशकों का पैसा डालना पड़ रहा है? धन्यवाद कविता जी शो पर बुलाने के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल लिमिट थी जो सेबी ने रखी थी, वो तो हर एएमसी के लिए $1 बिलियन के हिसाब से थी। बट जो ओवरऑल लिमिट है जो सारे एएमसी कंपनियों को लागू पड़ती है, जो आरबीआई ने रखी थी, वो $7 बिलियन की लिमिट थी। और वो $7 बिलियन की लिमिट इस साल के फरवरी में समाप्त हो चुकी थी। तो उसके लिए सेबी ने बोला था कि जो भी फंड्स है अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं करनी चाहिए। सो हमने तभी इंटरनेशनल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉप की थी, तभी से इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना बंद किया था। और उसके बाद जो भी नए फंड्स हमारे स्कीम में लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, वो सिर्फ डोमेस्टिक मतलब इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुए हैं। ओके, मुझे बताएं, भारतीय निवेश, भारतीय बाजार में अगर आपका निवेश अब बरकरार है और आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में ही पूरे निवेश को डाला जा रहा है, भारतीय बाजार को लेकर तमाम ट्रिगर्स पे हमें अब बात करनी होगी और उस और रुक करना होगा। सबसे पहले तो कच्चे तेल को लेकर तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं 300 350 के ऊपर कीमतें जाने का अंदेशा या संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर $65 तक भी कच्चे तेल के दाम आ सकते हैं, जो कि भारत के लिहाज से मैं समझना चाहूंगी तो बहुत अच्छा होगा। हमको ये बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसेशन के जो बादल हैं दूसरी ग्लोबल इकोनॉमीज में, वो साफ तौर से मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत यहाँ पे यूरोप से होती हुई हमें दिखाई दे रही है। भारत के संदर्भ में, भारतीय बाजार के संदर्भ में इस रिसेशन की कहानी के प्ले आउट को अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कच्चा तेल, उसकी कीमतें यहाँ पर एक अहम एंगल, अहम मोड़ देती हुई दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतें भारतीय कहानी के लिहाज से। सही कहा आपने। कच्चे तेल के जो भाव से जो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंडिया में महंगाई बढ़ती है, तो हम देख चुके हैं पिछले 2 सालों में कैसे ये महंगाई बढ़ी है। पर कच्चे तेल के भाव की जो फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी है, वो काफी देर तक हमने देखी है। सो अगर आप 10 साल पहले जाए, 20 साल पीछे जाए, ये अगर टाइम स्पैन आप देखें तो इसमें कच्चे तेल की वोलेटिलिटी हमने देखी हुई है और उसका इम्पैक्ट भी हमने सह लिया है। उसकी ऐसी चीज होती है कि अगर कच्चा तेल सस्ता हो जाता है तो आपने जैसे सही कहा कि इंडिया को ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हम ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। और उसका दूसरा पहलू भी होता है कि कच्चे तेल की सप्लाई कहाँ से आ रही है, और कच्चे तेल की सप्लाई पर अगर अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली हर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कच्चे तेल के भाव बढ़ जाएंगे। तो ये जो है, इसको प्रेडिक्ट करना, बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये कच्चे तेल के भाव कहाँ पर जाएंगे। और जैसे आपने भी कहा था कि जो रेंज है एक्सपेक्टेशंस की, कोई बोल रहा है $300 होगा, कोई बोल रहा है $65 होगा, तो ये रेंज भी इतनी वाइड है, इसमें प्रेडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो जैसे कच्चे तेल के भाव इंडियन मार्केट्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कम करती है, बढ़ाती जाती है, हम लोग उसी डेटा पॉइंट को लेके देख सकते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे। रौनक, दोनों सिनारियोस को मैं चाहती हूँ कि आप कंसिडर करें। सबसे पहला सिनारियो, अगर कच्चा तेल $65 या उसके भी नीचे जाता है, ग्लोबल सिनारियो और भारतीय सिनारियो, इन टर्म्स ऑफ महंगाई, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट,
आप कैसी जाती हुई दिखाई दे रहे हैं? आपने कहा ऊंची महंगाई, लेकिन यहाँ पर देखिए भारत में हम लोगों को 7% महंगाई की तो आदत है। हमारे लिए ऊंची महंगाई नहीं है ये, क्योंकि ग्लोबली महंगाई रिकॉर्ड सालों के लेवल पर पहुंच गई है, जहां पर 30 साल 40 साल की महंगाई दर हम देख रहे हैं, वो झेल रहे हैं। तो हमें उनकी महंगाई के चलते लग रहा है कि हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, हमारे देश में आरबीआई के टारगेट्स के आगे महंगाई दर निकल चुकी है, लेकिन 7% तो हम बेसिक पकड़ कर ही चलते हैं। अब मुझे बताएं, इस सिनेरियो में अगर आप पैसे डॉलर कच्चे तेल को जाते हुए देखते हैं, तो आप क्या सिनेरियो भारतीय बाजार में भांप पा रहे हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? तो अगर कच्चा तेल सस्ता हो जाता है कविता जी, तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है, जो बढ़ती जा रही थी, वो कंट्रोल में आ सकती है। और इसके वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी, उसका बेनिफिट दिखाई जा सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो महंगाई गिनते हैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन से, इंडेक्स से, जिसमें जो हर दिन ग्रोसरीज हम लोग खरीदते हैं वो जनरली कंसिडर होती है। तो उनकी महंगाई इतनी ज्यादा होती नहीं है अपने लिए। जैसे आपने सही कहा कि 7% महंगाई तो हम लोग देखते हैं, पर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। पर अगर आप बाकी सारे कमोडिटीज भी देखें, बाकी सारी कॉस्ट भी देखें जो बिजनेस चलाने में लगती है, जिसमें लॉजिस्टिक्स की एक काफी बड़ी कॉस्ट होती है, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा अगर कच्चे तेल के भाव कम हो गए तो। और ये जो इन्फ्लेशन है वो कभी कभी 7% ज्यादा भी हो सकता है। सो कोई कोई सालों में ये कंपनीज ज्यादा खर्चा करते हैं लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट करने में सामान। और कोई कोई समय जब तेल के भाव कम हो जाएंगे, तभी उनकी ये कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कस्टमर्स को इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा उसका। सो ये जो चीज होती है वो सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स देख के हम नहीं बात कर सकते। पूरे इंडस्ट्री में जितना इन्फ्लेशन होगा उसे भी देखा जा सकता है, जो कभी कभी 7% से भी ज्यादा हो सकता है। रौनक, जो ट्रेड डेफिसिट डेटा आ रहा है यूरोप में और भारत में, उस पर बात करते हैं। जो हाल ही में हमने देखा कि जर्मनी का ट्रेड डेफिसिट आया है, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं, साथ ही यूके में भी आ रहे हैं, भारत में भी ट्रेड डेफिसिट डेटा आया है। इसके बारे में हमको समझाएं, ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और ये डेटा क्या है? सो ये डेटा, आई थिंक लॉन्गर टर्म ट्रेंड हमारा ऐसा है कि जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, अपना ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। और ये जो इंडस्ट्रीज है, हमारी इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वो काफी देर से इम्पैक्ट हो रही है, बिकॉज हमारे रुपी का भाव भी घट रहा है कंपेयर टू यूएस डॉलर्स, कंपेयर टू इंटरनेशनल करेंसीज। सो ये ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बढ़ गया। बट इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो काफी सारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स है जो हमारे कंट्री से हो रहे हैं, उनमें ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज रुपी का भाव घट रहा है यूएस डॉलर से कंपेयर। तो ये ट्रेड डेफिसिट के नंबर जो है हर साल आते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में हमारी कंट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। क्या मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कंट्री कॉम्पिटिटिव है या सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव है, और ये कॉम्पिटिटिवनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हर इंडस्ट्री का फोकस होना चाहिए। और ये फोकस हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आ रही है, जो पीएलआई स्कीम्स कहा जाता है उनको, कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा के अपना ट्रेड डेफिसिट जो है जो कम किया जाए दूसरे कंट्रीज के हिसाब, और अपनी इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको सेल्फ सफिशिएंट किया जाए। सो ऐसे आप देख रहे हैं यूरोप में काफी सारी कंट्रीज है जो एनर्जी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर। वो एनर्जी डिपेंडेंसी उन्हें काफी दिनों से भारी पड़ रही है। ये जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, और ये सप्लाई को जो डिस्टर्ब हो चुका है उनके रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। सो ये हमारी तकलीफ नहीं है। इंडिया में काफी वेल डाइवर्सिफाइड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अपनी जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस है वो आई थिंक ट्रेड डेफिसिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होना चाहिए, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस, सर्विसेज बेस आगे बढ़ जाएंगे। हमारे इंपोर्ट बिल में तो 80% कच्चे तेल का ही बोझ होता है। रौनक, तो अगर ये कीमतें 300 के पार चली गई कच्चे तेल की, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म में बहुत पेनफुल होगा अपने कंट्री के लिए। पर जैसे आपने कहा था कि हमने काफी सारे सप्लाई शॉक भी देखे हैं पहले। सो अपनी इंडस्ट्री आई थिंक काफी मजबूत है ये सप्लाई शॉक झेलने के लिए। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्गर टर्म में तो हम सबको वो इन्फ्लेशन झेलना ही पड़ेगा। किस तरह से आपको लगता है कि ये सप्लाई शॉक अब्जॉर्बर अब की बार, की ग्लोबल सिनेरियो भी इतना अच्छा नहीं है, प्रीवियसली जो भी हमने शॉक झेले हैं कहीं ना कहीं हमें ग्लोबली सपोर्ट मिला है। अब की बार तो भारत के ट्रिगर से ज्यादा तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ट्रिगर्स हम पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह के शॉक अब्जॉर्बर्स आपको सप्लाई के लिहाज से इस पूरे सिनेरियो में भारत के बेनिफिट पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जैसे किसी कमोडिटी का सप्लाई कम हो जाता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं, और उससे वो कमोडिटी की महंगाई बढ़ जाती है।
तो जैसे वो कमोडिटी की महंगाई बढ़ जाती है, अगर बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स वो कॉस्ट नहीं बेयर कर पाते, तो अपने आप डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से वो चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, जो कमोडिटी महंगी हो गई है। ये नेचुरल मार्केट साइकिल है, और ये मार्केट साइकिल एडजस्ट हो जाता है। जैसे ये साल की जो महंगाई हम देख रहे हैं, ये अभी बेस बन जाएगा अगले साल की ग्रोथ देखने के लिए, और जो अगले साल की महंगाई होगी वो उस साल का बेस बन जाएगा। तो ऐसे लॉन्गर टर्म ट्रेंड अगर देखा जाए, तो महंगाई हमेशा ऊपर नहीं जाती, वो तो इकोनॉमिक फेलियर की वजह से कभी कभी हो जाती है। पर जो हेल्दी इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, जो हर इंडस्ट्री बेयर कर सकती है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेयर होती है। उसके बाद सभी लोगों को अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। शॉक अब्जॉर्बर जो होगा वो होगा एक टेम्पररी डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जहां पे थोड़ा रिसेशन लाइक सिनारी हो सकता है। बट ये सब चीजें टेम्पररी होती है। ये हमने 2007-8 में भी देखा था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2013-14 में भी देखा था, जहां पे रिसेशन जैसी थोड़ी सी हवाएं आ रही थी। 2000 अगर 20 साल पहले जाए तो हमने देखा था कि जब .com बस्ट हुआ था, उसी समय भी ऐसे ही हुआ था, जब काफी सारी ये ग्लोबल इवेंट्स की वजह से इंडिया को इफेक्ट हुआ था, अपने करेंसी पे इफेक्ट हुआ था। पर ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स थे। उसके बाद 3-4 साल के बाद ये इफेक्ट नॉर्मलाइज हो गए थे, और इंडस्ट्री अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई। ये बताएं हमें, जो रिसेशन की बातें चल रही हैं, जिसकी सुगबुगाहट यूरोप में साफ तौर से अब पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे समझाएंगे? किस तरह से इसको रिसेशन कहा जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट एफआईआईज पर? 3 सवाल हैं ये, रौनक। सो रिसेशन की बातें जो हो रही है, उसकी कंपैरिजन जो इमीडिएट साल गया था 2021 साल, उससे हो रही है। बट अगर देखा जाए, सो कोविड के बाद 2020 से 2021 सालों में कई इंडस्ट्रीज की डिमांड सडनली सर्ज हो गई थी, कई इंडस्ट्री की डिमांड सडनली बढ़ गई थी, और कई इंडस्ट्रीज का सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ था, जो कंट्री के लॉकडाउन की वजह से सामान कंट्रीज में जा नहीं रहा था। सो ये इसके कारण काफी सारी जो कंट्रीज थी जिसमें रिसेशन दिख रहा है, वो सिर्फ पिछले एक साल की ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से लग रहा है कि ग्रोथ थोड़ा कम है। पर ये जो रिसेशन की बात होती है, जनरली ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड कहा जाता है। बट आई डोंट थिंक लॉन्गर टर्म ट्रेंड होगा, क्योंकि जो भी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे, जो भी इश्यूज काफी इंडस्ट्रीज में हुई थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई उनके स्थगित हो गए थे बिकॉज ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, वो धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, वो सप्लाई चेन धीरे धीरे स्मूथ हो रही है। उसके कारण ये रिसेशन का जो इशू है, ये शॉर्ट टर्म इशू हो सकता है, और लॉन्गर टर्म में इसको प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसके दो चीज हमें देखनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बिजनेसेस की है, वो अगर दर से ज्यादा बढ़ जाए, ये बिजनेसेस एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो रिसेशन वाली संभावना हो सकती है। और सेकंड इज कि महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म में, तो टेम्पररी रिसेशन का माहौल हो सकता है। रौनक, किस बिना पे आप कह रहे हैं कि ये अगर रिसेशन का माहौल बनता है और तूल पकड़ता है, तो ये शॉर्ट टर्म होगा, ये टेम्पररी होगा? क्योंकि तमाम ट्रिगर्स तो यहाँ पर काफी लंबे रिसेशन की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनालिसिस इसमें थोड़ी सी अलग है, कैसे? सभी कंट्रीज का इम्पैक्ट अलग होगा। इंडिया जैसी कंट्री है जिसमें थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी काफी ग्रो हो रही है। तो इंडिया मे नॉट बी द राइट एग्जाम्पल, इंडिया ये सही एग्जाम्पल नहीं होगा। पर अगर आप यूरोप का एग्जाम्पल ले, जहाँ पे ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफी डिस्ट्रप्शन हुआ है, मेन चीज उनकी एनर्जी रिसोर्सेस में डिस्ट्रप्शन हुआ है, वहां पे इनका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। यूएस में अगर आप देखें कि जो हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हुई है, जो हिसाब से फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट ग्रो हुई है, वहां पे महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, बिकॉज वहां पे डेट ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा है। इंडिया में ओवरऑल लीवरेज सिस्टम का थोड़ा कम है, इसलिए उसका इम्पैक्ट इंडिया पे इतना नहीं होगा जितना बाकी कंट्रीज पे होगा। हमारे लिए इम्पैक्ट जो एक्सटर्नल इवेंट्स थे, जो आपने एक तेल की महंगाई बोली थी, या एक्सपोर्ट डिपेंडेंट मार्केट है, जहाँ पे अपने जो हमारे कस्टमर्स है, इंडियन कंपनी से कस्टमर्स जो इंडिया के बाहर है, उनमें अगर थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाए, तो अपने यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। और डिमांड डिस्ट्रक्शन होने के बाद ऑटोमेटिकली ये रिसेट होता है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अगर एक डेटा पॉइंट देखा जाए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, क्योंकि अगले साल का इन्फ्लेशन ये साल के बेस से गिना जाता है। सो अगर हमेशा महंगाई ऊपर जाती रही, तो हर कंट्री को इफेक्ट होगा और ग्लोबल रिसेशन होगा। हमारा एजम्पशन ऐसा देखना पड़ेगा कि क्या इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है और ग्रो होते रहेगा हर साल, या इन्फ्लेशन स्टेबलाइज होगा। अगर इन्फ्लेशन स्टेबल हो गया, तो रिसेशन इमीडिएटली लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है। और ये दोनों चीजें हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म,
दोनों डेटा पॉइंट्स देख के प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। एक है ग्लोबल सप्लाई चेन, एक है ग्लोबल तेल का भाव, दूसरा है ये वॉर लाइक सिचुएशन, तीसरा है कंट्रीज की जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज की जो अपनी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। सो ये काफी सारे वेरिएबल जब आ जाते हैं तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। हर महीने डेटा पॉइंट जो आते हैं उसमें से देख के हमें अज्यूम करना होगा या एस्टिमेट करना होगा कि ये कितने लंबे समय तक चलेगा। महंगाई और ब्याज दरों को लेकर, खासतौर से ब्याज दरों को लेकर अब आपकी निगाह क्या कह रही है और आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? देखिए, विदेश में तो हम देख रहे हैं, हालांकि कई सारी स्टेटमेंट्स यूएस में ये भी आई है कि ब्याज दरें बहुत अग्रेसिवली शायद नहीं बढ़ाई जाएं, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा निकल कर आता है वहां पर महंगाई का और तमाम चीज़ों का। लेकिन भारत में और कितनी ब्याज दरें आप बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, या जो बड़ी महंगाई की हम बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल में लाने के लिए कितनी हद तक ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं? सो ब्याज दर कितनी हद तक बढ़ाई जा सकती है ये काफी डिफिकल्ट होगा प्रेडिक्ट करने के लिए। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में ब्याज दर हमारे काफी स्टेबल या डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा जा रहा था। सो इसकी वजह से काफी सारी लीवरेज सिस्टम में बढ़ गई है। जो लोग पैसे बोरो कर सकते हैं वो काफी लोगों ने बोरो कर लिया है। तो इससे ब्याज दर पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है कि अगर ब्याज दर बढ़ते हैं तो लोगों के जो स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे भी हो सकता है। बट ब्याज दर का जो ट्रेंड है, जो हमने पिछले अगर 20 साल का डेटा लेके, सो काफी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हम जी रहे थे और अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, थोड़ा सा प्लेट्यू हो गया है। सो आई थिंक लॉन्गर टर्म ट्रेंड होगा कि इधर फ्लैट होगा या थोड़ा सा बढ़ सकता है यहाँ से, डिपेंडिंग ऑन मैक्रो कंडीशन, जैसे इन्फ्लेशन है या अदर रिसेशन लाइक सिनेरियो अगर होता है। तो अगर रिसेशनरी सिनेरियो आ गया तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो सकता है और फिर ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत पड़े भी नहीं। एक सिनेरियो कंसिडर कीजिए रौनक, रिसेशन, ग्लोबली हम चपेट में आ चुके हैं, कच्चे तेल की कीमतें यहाँ पर हालांकि हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस सिनेरियो में अगर मैं आपको ऐसा इमेजिन करने को कहूँ, आपको ब्याज दरें कहाँ कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं भारत में, या आपको लगता है कि ये रिवर्स ट्रेंड भी शुरू हो सकता है? रिसेशन के सिनेरियो में अगर कंसिडर करें तो ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप काबू में आ सकता है। तो इसीलिए ब्याज दर का ट्रेंड होगा वो इधर फ्लैट होगा या डिक्लाइनिंग होगा, ऐसे लग सकता है। अगर रिसेशन जैसे सिनेरियो आ सकती है तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर सिनेरियो आती है, अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ब्याज दर जैसे बढ़ रहे हैं अभी वो ट्रेजेक्टरी आई थिंक वो मेंटेन कर सकते हैं। सो ये दोनों सिनेरियो कंसिडर करने चाहिए जब हम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया की बात करते हैं। आपके फंड की बात करते हैं अभी, फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर आप किस तरह की रणनीति बनाकर चल रहे हैं? सो फ्लेक्सी कैप फंड जैसे हम मैनेज करते हैं उसमें ये जो मैक्रो इवेंट्स की हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन है या ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, सप्लाई चेन इश्यूज है, ये सब प्रॉब्लम्स हर बिजनेस के साइकिल में होते ही रहते हैं। तो ऐसे बिजनेस हम चुनना चाहते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए कि जो ये साइकिल से पार होके भी अपना बिजनेस सही चला सकते हैं, थोड़े शॉर्ट टर्म पेन भी सह सकते हैं, जिसके कारण है उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हो, उन्हें एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत ना पड़े, जिससे किसी और से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े अपना बिजनेस चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसे खुद के जो बिजनेस के कैश फ्लो बनते हैं वही कैश फ्लो यूज करके वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस हम चूज करना चाहते हैं कि जो ये ग्लोबल इवेंट्स या शॉर्ट टर्म इवेंट्स से उन्हें नुकसान ना पहुंचे। और ये कंपनीज जो होती है इसमें और भी अच्छी चीज होनी चाहिए कि कंपनीज की मैनेजमेंट जो हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे हम भरोसा कर सके, जिस लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड हो वो इंडस्ट्री में बिजनेस चलाने का। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि ये बिजनेसेस शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, थोड़े चीप भाव पे मिलने चाहिए। जो अगर महंगे या फैंसी सेक्टर में जो बिजनेस चलते हैं वो हम चूज नहीं करते। सो ये सब तीनों चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो इस चीज से हम एटलीस्ट 25 से 30 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और ये हमारे जो यूनिवर्स है उसमें से ओनली 25-30 स्टॉक्स हमें चूज करने हैं जो ये तीन पॉइंट्स को कंसिडर करें। फर्स्ट पॉइंट है मजबूत बिजनेस, सेकंड पॉइंट है अच्छी क्वालिटी की मैनेजमेंट, और थर्ड पॉइंट है रीजनेबल भाव पे वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है कि नहीं। बहुत निवेशकों को आपकी स्कीम में ऐसा भी लगता है कि अब क्योंकि सारा जो पैसा है उनका वो डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक्सपोजर नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं एक खामियाजा थोड़ा सा उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उनका निवेश बरकरार होता तो कहीं ना कहीं उनका मुनाफा ज़्यादा होता, उनके
निवेश करने की रुचि ज्यादा होती। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उन निवेशकों को जिनका पूरा पैसा भारतीय बाजार में जा रहा है और फिलहाल उनको मौजूदा एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जो उनके मुताबिक काफी फायदे का सौदा हो सकता था? ये आप सही बोल रहे हैं कि अपेक्षा के हिसाब से जो इंक्रीमेंटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनकी अपेक्षा जो है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स में, वो भी सही अपेक्षा है इन्वेस्टर्स की। पर जो हमारा फंड है जिसमें हम 30% तक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी वो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट्स 22% तक आ चुकी है। सो इसका मतलब है कि थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में है, और जब भी सेबी लिमिट या आरबीआई लिमिट बढ़ जाएगी या अलाउ करेंगे बाहर इन्वेस्ट करना, तभी ये रिबैलेंस हो जाएगा अप टू 30%। हमारे फंड की लिमिट एनीवे 35% थी, और हम जनरली 30% के आसपास इन्वेस्ट करते थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में। पर अभी भी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी कम नहीं है। अगर 20% से ज्यादा अगर इन्वेस्ट है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में, वो भी काफी डाइवर्सिफिकेशन है। और मेन मुद्दा यह है कि आप अच्छे बिजनेस अगर आपको कम भाव में मिल रहे हैं तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में भी मिले तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारे मार्केट में भी काफी सारे स्टॉक्स की कीमतें घट चुकी है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल रही है जो हम पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। सो हम फर्स्ट चीज है वो कैश पे नहीं बैठे हैं, हम लोग कैश डिप्लॉय कर रहे हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और दूसरी चीज हम वेट कर रहे हैं आरबीआई की लिमिट रेस करने की, जिससे हम वो रीबैलेंस कर सके जो हमने इंक्रीमेंटल इन्वेस्ट नहीं किया है। बट अभी भी 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में है। सो डाइवर्सिफिकेशन काफी अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएस के अलावा और कहाँ आपको लगता है कि मौका है, और आने वाले वक्त में हो सकता है शायद आपका फोकस भी हो वहां पर? सो हमारा फोकस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उन्हीं कंट्रीज पे है जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप्ड हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की हिस्ट्री ज्यादा हो, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर जैसे हम जैसे शेयर होल्डर, छोटे शेयर होल्डर होते हैं, उनकी राइट्स जो है प्रोटेक्टेड हो। तो ये जो राइट्स प्रोटेक्ट होना और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में है, डेवलप्ड यूरोपियन मार्केट्स में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, और डेवलप्ड एशियन कंट्रीज में है। सो हमारे अभी पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है वो ज्यादातर यूएस बेस्ड कंपनीज है, पर एक कंपनी ऐसी भी है जो जापान से है, जो सुजुकी मोटर कॉर्प के नाम से जानी जाती है, और अपने इंडियन कंपनी मारुति सुजुकी की वो पेरेंट कंपनी है। सो ये डेवलप्ड एशिया, डेवलप्ड यूरोप और डेवलप्ड नॉर्थ अमेरिका जो मार्केट्स हैं, यही हमारे टारगेट मार्केट्स होंगे, और यहाँ पे जो कंपनीज हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगी कम भाव पे, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो कंट्रीज है, इमर्जिंग कंट्रीज है, जहाँ पे इकोनॉमीज की ग्रोथ रेट ज्यादा हो सकती है, वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट वेरी स्ट्रांग। वहां पे कोर्ट्स और माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के राइट्स ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं होते, हम देखा जाता है। चाइना जैसी इकोनॉमी भी है जहां पर भी हमने देखा है कि काफी सारी अच्छी कंपनियां हैं, पर डायरेक्टली अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें किसी दूसरे रूट से, यूएस के रूट से जाना पड़ता है। सो हमारा फोकस तो ये 3 ज्योग्राफीज पर ही होगा, और इसमें अगर कोई अच्छी कंपनियां हमें मिल जाती है तो वो हमारे लिस्ट में आती ही रहेंगी। मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर फिलहाल आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? काफी सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है मिड कैप स्मॉल कैप में। जो स्टॉक्स काफी महंगे हुए थे लास्ट 2 सालों में, वो अभी करेक्ट हो गए हैं, अभी उनके भाव कम हो रहे हैं। सो काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कंपनीज में, इन सेक्टर्स में भी और लार्ज कैप में भी। सो पूरा मार्केट ही घटा है, तो सारी स्टॉक्स घटे हैं, पर मिड कैप स्मॉल कैप की घटाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली। जो मौकों की आप बात कर रहे हैं रौनक, उसमें जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? दूसरा, यहाँ पर नतीजों का भी अब मौसम शुरू होने वाला है। किन किन कंपनियों और किन किन सेक्टर्स पर आपका फोकस होगा नतीजों के लिहाज से? अच्छी अपॉर्चुनिटी का मेरा ये मतलब था कि जो 3 पॉइंट मैंने पहले आपको बोले थे कि ये कंपनी ट्रैक कर रहे हैं उन 3 पॉइंट्स के हिसाब से, ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी ज्यादा ग्रो हो सकती है आगे जाके, और ये कंपनी में कोई अगर शॉर्ट टर्म इशू आता है जिसकी वजह से मार्केट की अपेक्षा एक कंपनी से कोई कम हो जाती है कि ये शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म ना करे, तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है कम भाव में कंपनी खरीदने के लिए। तो उसके लिए 2 चीजें अहमियत बरतती है कि कंपनी की क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छी हो, जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी की हो वो अच्छी हो, और मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी हो। अगर ये 2 चीज अगर होती है, तो अगर जैसे भाव घटता जाता है वो कंपनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। तो इसी हिसाब से बोल रहा था कि अपॉर्चुनिटी काफी अवेलेबल है। और सेक्टर्स अगर आप देखें तो काफी सारे सेक्टर्स में आई थिंक बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स की पिटाई हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में ऐसे कंपनीज है जो ये मैनेजमेंट क्वालिटी और बिजनेस क्वालिटी दोनों हिसाब से अच्छी लगने वाली कंपनीज है जो अवेलेबल है।
सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच में अभी आपको कौन कौन से सेक्टर्स में आने वाले वक्त में दिक्कतें नजर आ रही हैं? शॉर्ट टर्म में दिक्कतें तो सभी सेक्टर्स में है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर्स में है जिसमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा है, उनमें तो डेफिनेटली दिक्कत है। सो फार अगर आप देखें, कंपनियों ने इन्फ्लेशन जो उनमें महंगाई जो उनमें सही है वो अभी तक पूरी तरह से पास ऑन नहीं की कस्टमर्स को, सो उनका मार्जिन काफी कम हो रहा है। तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कंपनियों का मार्जिन कम होगा और इसकी वजह से ये कंपनियां ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट ये कंपनी ग्रो करना डिफिकल्ट होगा। सो ये अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होगा और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो काफी रुपये के घटने की वजह से काफी डॉलर के भाव को सॉरी रुपये के घटने की वजह से काफी सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, बट वो सिर्फ डॉलर की वजह से होगी। अदरवाइज जो इम्पैक्ट उनका महंगाई की वजह से होगा वो तो उन्हें झेलना ही होगा। सो आई थिंक ये सब नतीजे अभी आने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट ज्यादा, कौन से सेक्टर में कम है और कौन से सेक्टर में डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई है बिकॉज महंगाई ज्यादा बढ़ने के कारण। सो ये सारे सेक्टर्स में आई थिंक हर क्वार्टर में हमें देखना होगा कि कैसे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और उसी के हिसाब से अपने अनुमान बदलने होंगे। ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड करना अभी बहुत डिफिकल्ट होगा प्रेडिक्ट करना। चलिए, तो बाजार के ट्रिगर्स आपने हमको समझा दिए हैं बहुत ही बारीकी से। इनको समझते हुए अब निवेशकों को अपनी रणनीति छोटी अवधि के लिए हो या लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में अपनानी चाहिए। रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार। धन्यवाद कविता जी, थैंक यू।